नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में एक और महासंग्राम। कौन होगा बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष? सीपी जोशी के इस्तीफे की खबर के साथ ही अब कयास लगाने जाने शुरू हो चुके हैं। क्या वसुंधरा राजे को खुश किया जाएगा? किरोड़ी मीणा का इस्तीफा का जो ये पूरा प्रकरण है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजेंद्र राठौड़ क्या कहीं कोई इस मुद्दे पर बढ़त ले सकते हैं, या फिर इन तीनों नामों से एकदम दूर पार्टी ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और राजस्थान में चुनाव में जो हार का सबसे बड़ा कारण बना इस पूरे लोकसभा चुनाव में, जो बड़ा फैक्टर जाट फैक्टर, क्या वहां से कोई किसान वर्ग से कोई प्रदेश का अध्यक्ष होगा? किसकी किस्मत खुलेगी? बीजेपी अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जानी जाती है। जब तक नाम सामने नहीं आएगा तब तक चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा। हमारे साथ खास मेहमान है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया है, इसलिए प्रवक्ताओं को भी इस मुद्दे पर भेजा नहीं जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार। राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पौरुष भारद्वाज जी, ये तो होता आया है, रीत है, परंपरा है। आपको क्या लगता है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बदलने का क्या अर्थ है प्रदेश की राजनीति में? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सीपी जोशी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बनकर के आए थे और हमारी सरकार थी, उस समय इनके द्वारा जो पहला प्रदर्शन स्टेच्यू सर्किल में किया गया था और जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि भाई इतनी बड़ी संख्या में वहां पे पदाधिकारी आएंगे, परंतु उनका वो पहला प्रदर्शन था वही फेल हो गया था। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन दिनों की घटना पे, कि जहां तक मुझे ध्यान है कि जिस दिन वो प्रदर्शन था, सेम डे शायद है ना, वसुंधरा जी के द्वारा अपने जन्मदिन का प्रोग्राम 7 दिन पहले या 15 दिन पहले उस दिन जो है वो सालासर के रखवा लिया गया था। इस तरीके से उस दिन इनका जो पूरा जो संगठन था वो उसकी जो फूट थी वो सबके सामने आई थी। उसके बाद में देखिए जो सरकार इनकी आ जाती है, सरकार आने के बाद में जो एक उपचुनाव होता है जिसमें इनके मंत्री नैतिकता के विरुद्ध जाकर के या उस व्यक्ति को, कि जो उस उपचुनाव का प्रत्याशी है, उसको ये लोग जो है मंत्री बना देते हैं, और उसके बावजूद उनकी मंत्री बनने के बावजूद हार हो जाती है। और उसके बाद में जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार भाजपा को जो है वो 11 सीटें गंवानी पड़ी। कहाँ मोदी जी का सपना था, या राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते थे, भाजपा के अन्य नेता बोलते थे कि भाई हम लोग हैट्रिक लगाने के लिए जा रहे हैं राजस्थान से। पर देखिए इस प्रकार के जो घटनाक्रम घटे तो निश्चित तौर पे जो राजनीतिक समझते हैं जो लोग, चाहे आप पत्रकार गण हो चाहे हम पॉलिटिकल लोग हो, तो वो इस बात को मान रहे थे कि जोशी जी की जो विदाई थी वो अवश्यंभावी थी। और देखिए फिर इसमें दूसरा फैक्टर मुझे जहां तक लगता है कि हालांकि भारतीय राजनीति की एक मजबूरी है, हालांकि मैं इसको कुरीति कहूंगा कि नहीं होनी चाहिए इस तरह की चीजें, परंतु एक देखिए कास्ट फैक्टर होता है, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण जाति से हैं और है ना, सीपी जोशी जी भी ब्राह्मण जाति से हैं और चीफ सेक्रेटरी भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जातीय संतुलन जो है वो भी बैठाने की शायद भाजपा के आलाकमान के दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात रही होगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मुझे लगता है कि इससे मेरे से ज्यादा अच्छा वो बता पाते कि उनके अंदर की स्थिति क्या है, परंतु जो मोटा मोटी जो देखने में जो स्थितियां परिस्थितियां समझ में आती है उनका मुझे कारण यही लगता है। पौरुष भारद्वाज जी, ये तो सारे कारण बता दिए आपने कि किन कारणों से सीपी जोशी जा सकते हैं और कोई नए अध्यक्ष आ सकते हैं। मेरा सवाल तो आपसे ये था कि सीपी जोशी की जगह कोई भी आता है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, उससे राज्य की राजनीति में क्या फर्क आएगा? देखिए मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा मीना जी कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, तो उस जगह निश्चित तौर पे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा जो सरकार के मुखिया होते हैं उनका रोल एक अहम होता है। सरकारें जो निर्णय करती है, तो जो आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे वो आने वाले विधानसभा चुनाव हो जो बाद में आते हैं 5 साल बाद में, तो उनपे सरकार के जो कामकाज जो होता है, तो मेरे हिसाब से उसका असर ज्यादा पड़ता है। तो मुझे लगता है कि संगठन की अहमियत, जब हम लोग विपक्ष में होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे हम लोग रहे, तो उस समय संगठन के अध्यक्ष की अहमियत उस समय मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाती है वो। तो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक खाली एक राजनीतिक संतुलन, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन हो, उसको बैठाने की कवायद भर मात्र होगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ और हानि होनी है, तो निश्चित तौर पर वो सरकार की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। जी, तो आपके मुताबिक जो सबसे बड़ा असर सीपी जोशी के हटने या किसी भी और के बनने से होगा, वो जातिगत संतुलन होगा। इसके अलावा तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा पौरुष जी अपनी बात में कोई राजनीतिक गूढ़ता नहीं बता पाए, लेकिन एक बात जो कि बहुत स्वाभाविक है, जो सीधे सीधे समझ में आती है एक आम आदमी को,
एक तो बहुत बड़ा फैक्टर सीपी जोशी का गुनाह हो गया कि वो भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव आते हैं। तो ये सीपी जोशी की गलती है क्या, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? नहीं, मैं मीना जी ये कहना तो गलत है कि गलती है उनकी, ऐसा नहीं। राजनीति में बहुत सी मजबूरियां होती हैं जिसको हर पार्टी को पालना करनी पड़ती है, उसको हर वर्ग को साथ में ले। और जबकि भारतीय जनता पार्टी का तो नारा यही है, सबका साथ सबका विकास, तो फिर खाली एक ही जाति का विकास होता जाएगा तो मैसेज तो गलत जाएगा ही ना। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि सवाल ये उठता है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कि किसको मौका मिलने से बीजेपी के समीकरण प्रदेश में ज्यादा सटीक बैठेंगे? मीना जी देखें, जो अभी स्थितियां चल रही है बीजेपी की, चाहे विधानसभा चुनाव देखो, चाहे लोकसभा चुनाव देखो, फिर आरएसएस फैक्टर को देखो, और जो हालात बने हुए हैं, एमएलए में भी नाराजगी है कि सीएस सारे काम कर रहे हैं, पार्टी काम नहीं कर रही है, समय सीएस ही फैसले ले रहे हैं। ये सब बातें बहुत ज्यादा आई हैं और अपने यहाँ डिस्कस भी हो चुकी हैं। तो अब पार्टी को ऐसे नर्वस सिस्टम की जरूरत है जो पार्टी कैडर के अंदर जान फूंक सके, और जान फूंकने के लिए वो नेता चाहिए जो कि पूरे राज्य में घूम सके और सभी जातियों का संतुलन बिठा सके। अभी किरोड़ी फैक्टर बहुत ज्यादा चल रहा है, किरोड़ी फैक्टर को लेकर कोई बात सामने नहीं आई कि आखिर पार्टी 10 दिन निकल गए। मीना जी आपको पता है 10 दिन का उनको टाइम था कि 10 दिन बाद उनको दिल्ली वापस बुलाया जाएगा, तो 10 दिन निकल गए, क्या हुआ? किरोड़ी शांत बैठने वाले इंसान नहीं है, उनका पूरा इतिहास देख लीजिए आप पूरा। वो कभी भी अभी तक मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, पार्टी भी छोड़ सकते हैं अगर उनके मन की नहीं हुई तो। और ये आसार तो पहले ही दिख गए थे जब उनको मंत्री बनाया गया था, तब से उनकी वो जो अंदर की वेदना थी वो निकल निकल के बाहर आ रही थी। वसुंधरा राजे की स्थिति को भी आप देख लीजिए, वो भी खुश नहीं है। उसके अलावा जो अन्य तरह के हालात है, अभी मीना जी एक फैक्टर और मैं आपको बता दूं, 9 राज्यपालों की सीट खाली है, 9 राज्यपाल नियुक्त होने हैं, तो पहले कौन से राज्यपाल निकालते हैं यहाँ से वो भी देखा जाएगा। तो बहुत से फैक्टर्स इस समय पे है। अभी ये विधानसभा चल रही है, अभी विधानसभा खत्म होनी है, उसके बाद जो ठीक है इस्तीफा दे दिया इन्होंने, मगर तुरंत एक्सेप्ट होगा क्या? इंपॉर्टेंट ये क्या कि तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया है क्या? अगर तुरंत एक्सेप्ट होता है तब ये सारी बातें आगे की खड़ी होती है कि किसको क्या किया जाएगा। अभी पेशकश की है, पार्टी सोचेगी, विचार करेगी, उसके बाद उनका जो विकल्प है, क्योंकि उनको पंचायती राज के चुनाव को भी देखना है, उनके नगर परिषद के चुनावों को भी देखना है, और अभी 6 मंत्रियों की नियुक्ति भी होनी है। खबर ये भी आई थी कि कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और जिस तरह से मन्ना लाल रावत ने कल संसद में कहा है, जनजाति क्षेत्र में एक इफेक्ट चल रहा है, एक साजिश चल रही है, पत्थरबाजी और ये इस तरह के, तो उदयपुर संभाग भी अपना एक दावा ठोक रहा है इनडायरेक्टली कि यहां से भी एक मजबूत नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि आज उदयपुर संभाग पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है। आप देखिए चाहे कितने मंत्री है, वो उतने ज्यादा प्रभावी नहीं हो सके। जबकि आप पूरा इतिहास देखिए उदयपुर संभाग का, तो कितने चीफ मिनिस्टर भी और कितने साल तक राज किया, 5 या 6 चीफ मिनिस्टर आए उदयपुर संभाग से, और कम से कम 25 साल तक, 25 साल से ज्यादा राज किया। और आज स्थिति यह है कि यहाँ से चुनाव में प्रधानमंत्री के आने के बाद भी महेंद्र मालवीय जैसा आदमी हार जाता है, तो क्यों ये स्थितियां हो रही है? तो ये जो सब सारे फैक्टर है, इसको वापस से गिना जाएगा। और ये भी एक कारण है सीपी जोशी के इस्तीफे का, क्योंकि उनके संभाग में ही पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, ये इस पर पार्टी मनन करेगी, और मनन करने के साथ ओबीसी फैक्टर के साथ साथ ये जनजाति और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, इनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ग है जो गांव में चुनाव को इफेक्ट करता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, चेहरों को लिस्ट चलेगी, मगर इतनी जल्दी अभी नाम नहीं आते, थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसके। जी, समय का इंतजार करना पड़ेगा, किसके नाम पे मोहर लगेगी
बहुत सारी गणित इसमें काम आएगी, सारे गुटों को साथ सके, मैच्योर हो, जिसका विरोध नहीं हो, जिसकी कोई खेमेबाजी नहीं हो, मुख्यमंत्री से जो सीधा कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सके। सवाल ये है राकेश वशिष्ठ जी कि दो हाल ही के, एक तो वर्तमान अध्यक्ष और एक इनसे पूर्व के अध्यक्ष, दोनों को देखें। सतीश पूनिया की गलती ये हुई उन पर, मतलब जो भी आकलन हुआ, विश्लेषण हुआ कि वो सेल्फ प्रमोशन में लग गए थे, इस तरह की भी बातें आई थी। सीपी जोशी की गलती ये हुई कि वो एकदम सहज सरल अध्यक्ष के रूप में रहे। सतीश पूनिया एग्रेसिव थे, सीपी जोशी एकदम धीरज से ठंडे सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते, वो ले नहीं पाए वो एक अलग बात है। तो दोनों ही तरह के प्रयोग बीजेपी आला कमान ने राजस्थान में किए। हालांकि सतीश पूनिया भी आला कमान मतलब आला कमान ने यही सोच के उनको भी बनाया था, डॉक्टर सतीश पूनिया को भी, कि संघ का उनसे बहुत करीबी नाता और डिसिप्लिन सिपाही। लेकिन जिस तरह की गुटबाजी डॉक्टर सतीश पूनिया के खिलाफ हुई, सीपी जोशी के खिलाफ भी खड़ी हो गई। तो अध्यक्ष की कुर्सी कोई ये वरदान है? ऐसा नहीं है मीना जी, ये आदमी के व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि वो आदमी जिस पद पर बैठा है उसके अनुरूप उसमें कितनी ताकत है। जहां तक आपने सतीश पूनिया जी का जिक्र किया, सतीश पूनिया जी का टेन्योर पूरा हो गया था, 2019 से 2023 तक रहे थे, 4 साल वो कर चुके थे और पार्टी का ये भी मानना था कि बदलाव से शायद कुछ संगठन में कोई अंतर आ सके, क्योंकि उस समय सरकार तो थी नहीं इनकी। तो इसके उद्देश्य से उन्होंने सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाने का काम किया। जहां तक पुराने जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, मैं अभी देख रहा था, केवल एक मारवाड़ क्षेत्र एक ऐसा रहा है जहां से कोई अध्यक्ष बीजेपी का नहीं बना है। अब तक 15 अध्यक्ष बने और उसमें भी जातिगत फैक्टर में आप देखें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही बने। लेकिन आपको जैसे मैंने कई बार जो पिछले चर्चाएं हुई उसमें मैं कई बार अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा भी था कि ये जातिगत समीकरणों की आवश्यकता इस बात की है कि ब्राह्मण को तो हटना ही पड़ेगा और इस समय कमजोर कड़ी के रूप में माने, चाहे कैसा भी माने, सीपी जोशी जी को यहाँ से हटाकर अन्य किसी जाति के व्यक्ति को ये पद दिया जाएगा। भाजपा की स्थिति दोनों की आप अलग नहीं कर सकते कि सीपी जोशी का कार्यकाल कोई खराब रहा, अपने तरीके से उन्होंने काम किया। आपने उनके नेतृत्व में ही विधानसभा के चुनाव हुए और चाहे लेकिन सत्ता में पार्टी आई और सत्ता में पार्टी आने के बाद एक बात है, बड़ा स्टेब्लिश फैक्ट है मीना जी, आप भी गौर करेंगी, जहाँ सत्ता आ जाती है ना, वहाँ संगठन कमजोर हो जाता है कि सारा दारोमदार चीफ मिनिस्टर के ऊपर और सत्ता के ऊपर आ जाता है। आप कहीं भी उठा के देख लें, पुराना कितना भी उठा कर देख लें, जहाँ सत्ता होगी जिस पार्टी की, वहाँ संगठन पर सत्ता हावी रहेगी। और नेचुरली इसका हमको देखने को भी मिला। हम लोग इस बात की चर्चाएं भी करते थे कि भाई इस समय जोशी जी में और भजनलाल शर्मा जी में पट नहीं रही है, आपस में थोड़ा मनमुटाव हो रहा है। पर मेरे पास जो सूचना थी वो ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों का अच्छा तारतम्य था, लेकिन देखने का सवाल था। और यही कारण था कि सत्ता उस जब एक्टिव होती है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे मंत्री हो, तो संगठन का प्रभाव थोड़ा कम होने लगता है। इसलिए सीपी जोशी की नकारात्मकता को नहीं माना जा सकता। आपके सतीश पूनिया जी ने 4 साल काम किया और अपने तरीके से जो भी काम करना था, लेकिन सतीश पूनिया जी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी वो वसुंधरा का जो फैक्टर था ना, वो सबसे बुरा था। उनको हर कदम पर उस फैक्टर से जूझना पड़ा और इसी का खामियाजा उनको उठाना पड़ा कि वो ज्यादा जो कुछ चाहते थे वो ऐसे प्रदेश स्तर के सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए कि जिससे लगे कि हाँ ये एक बड़ी पार्टी के स्टेट लेवल के बड़े नेता हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं। अब पार्टियों में बदलाव तो होता ही रहता है, ये तो आप भी जानते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे अध्यक्ष हो। अब चूंकि राजस्थान की जातिगत समीकरण इस तरह के थे
आपके जाट यहाँ के खिलाफ गए थे, अन्य जातियों के रिजल्ट ठीक नहीं आए थे, भाजपा आपकी 25 में से 11 सीटें लूज कर गई थी। तो इस कारण ये तो तय था कि संगठन में बदलाव आएगा और अब जो जितने भी जिसको भी अध्यक्ष बनना, भाजपा के बारे में हम कोई भी ना तो बता सकते हैं ना कोई सोच विचार कर सकते हैं कि कौन आएगा। इसमें इतना जरूर है कि अब की बार आरएसएस का जरूर इसमें हस्तक्षेप रहेगा। संघ की पृष्ठभूमि से, संघ की मंजूरी के बाद ही जो कोई भी आएगा वो आएगा। लेकिन संभावना इस बात की है कि शायद ओबीसी को इस बार मौका दें, क्योंकि ओबीसी यही चर्चा लगातार हो रही है जब से सीपी जोशी के इस्तीफे की बात आ रही है। ओबीसी का ये चेहरा होगा कौन, श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए मीना जी, क्योंकि चर्चा तो बहुत पहले से थी कि सीपी जोशी जी ने इस्तीफा स्वयं देने की बात कही है, उनसे लिया नहीं गया। उन्होंने तो जब सत्ता बनी थी तो कहा था मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, मुझे फ्री किया जाए और मेरे जगह किसी और को बनाया जाए। उस वक्त नहीं माना गया केंद्रीय नेतृत्व का, आपको नेतृत्व करना है। अब देखिएगा, जब सत्ता बनी थी तो उनका महामंत्री मुख्यमंत्री बना। अब महामंत्री बनने के बाद जिस तरह से आदर और सम्मान शुरुआत में तो दिया मुख्यमंत्री जी ने, बाद में जब लोकसभा का चुनाव हारे तो देखिए हार की कौन ले जिम्मेदारी? सत्ता पक्ष ये तो कहता है कि मैं रहते हुए तो संगठन कमजोर हो जाता है, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। सीपी जोशी ने तैयारी भी कि मैं लेने के लिए तैयार हूँ, मेरी जगह चाहे जिसको बनाया जाए, संगठन मजबूत रहना चाहिए। अब देखिएगा, इस बीच में कृषि मंत्री जी इस्तीफा देते, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। आप देखिए, संगठन में अगर अनुशासनहीनता की कार्रवाई अगर कैबिनेट का मंत्री करता है तो जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के हालात काबू में नहीं आ रहे, वो सुनना ही नहीं चाहते। अब देखिएगा कि वो देखिए कृषि मंत्री होने के बावजूद भी वो एसओजी के पास जाते हैं दस्तावेज लेकर के, मुख्यमंत्री के पास नहीं जाते क्योंकि मुख्यमंत्री में विश्वास नहीं है उनका। तो इस तरह के हालात पैदा हो जाए, संगठन की बात कोई माने नहीं। अब संगठन को दोषी ठहराया जाए कि आपके कारण हम 11 सीटें हारे हैं, क्योंकि वो तो चुनाव लड़ने के लिए चले गए थे, वो चुनाव जीत के आए, चुनाव हार के नहीं आए। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर दोषारोपण करना गलत है। अब उनको टाइम ही कहाँ मिला? श्याम सुंदर शर्मा जी, जितने भी लोगों ने, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, राकेश जी, पौरुष जी हालांकि कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन सबका एक ही सुर में ये कहना है कि सीपी जोशी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिस पद से अब उनकी जगह कोई भी अध्यक्ष लाया जाता है तो वो पार्टी की जरूरत है कि वो जातिगत समीकरण को ठीक करे। पार्टी की जरूरत है कि वो पूरे प्रदेश की जनता को साथ लेने के लिए एक संदेश की राजनीति करे। पार्टी की जरूरत है कि अध्यक्ष की कुर्सी में किसी एक और व्यक्ति को बैठाकर आने वाले उपचुनाव में वो अपने आप को साधने की एक जेन्युइन एफर्ट करे। इसलिए सीपी जोशी को किसी ने भी, और ना सिर्फ हमारे पैनलिस्ट ने नहीं, बीजेपी के भीतर भी, बीजेपी के बाहर भी, राज्य में भी और केंद्र में भी, सीपी जोशी की जो सौम्यता है और जो सरलता है और अध्यक्ष के रूप में उन्हें जितने अधिकार मिले और जितना उन्होंने काम किया, उसकी मोटा मोटी एवरेज मतलब सब उनके प्रशंसक के रूप में ही खड़े हैं। इसलिए कोई उनको जिम्मेदार भी नहीं ठहरा रहा है। राकेश जी ने भी कहा कि सीपी जोशी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव जीते, और सत्ता में जब आते हैं तो संगठन कमजोर हो जाता है, इसलिए लोकसभा चुनाव में नुकसान भी हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर थे। पौरुष भारद्वाज जी, जब एक व्यक्ति अध्यक्ष जब कह रहे जिस तरह के हालात आज बन गए हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा किसी को बनाए केंद्रीय नेतृत्व, जिसको जिम्मेदारी दे, मैं तैयार हूँ। देखिएगा, निश्चित रूप से यहाँ ओबीसी का मूल ओबीसी को देने की बात आ रही है। और देखिए, ऐसे ओबीसी को नहीं देना चाहते जो विवाद का कारण बने, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है। मैं मान के चलता हूँ जो राज्यसभा के सदस्य बने हाल ही में, मदन राठौड़ जो कि प्रधानमंत्री की जाति से आते हैं, उनका प्रबल तरीके से नाम चल रहा है, उनको बनाए जाने की बात हो रही, क्योंकि उनको बनाए राज्यसभा का सदस्य क्यों था। एक बीच में सवाल उठा था कि भाई ये मदन राठौड़ को जब विधायक का टिकट नहीं दिया था, उनको समझाया गया था, उनको राज्यसभा का बनाया गया। वसुंधरा जी को भी वो हुआ अचंबा कि भाई ये कैसे आ गया मुख्यमंत्री जी, बाकी सबको अचंबा, ये व्यक्ति आया कहाँ से। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की सोच
बड़ी आगे तक की थी कि भाई अगर परिवर्तन करना पड़ेगा प्रदेश में तो उस व्यक्ति को आगे लाया जाए। अभी उस व्यक्ति का नाम कोई चर्चा में नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि सबसे प्रबल नाम उन्हीं का हो रहा है। बाकी कि जाट बनेगा वो बनेगा, जाट बना करके पहले विवादित होकर के भाजपा ने देख लिया, इसको नहीं बनाएंगे। बनाएंगे ऐसे व्यक्ति को जो कि उनकी जाति के कम लोग हों लेकिन प्रभावशाली तरीके से केंद्र उन पर नेतृत्व करे। वो देखिएगा अभी आने वाले समय में निश्चित तौर पर अब 2-4 दिन में फैसला हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री जी जाके आए, मुख्यमंत्री जी कल गृह मंत्री जी से मिले, फोटो भी आई थी, पहले खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष की भी फोटो आई थी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिल्ली में चल रहा है। अब दिल्ली में चल रहा है तो उसका परिणाम निश्चित रूप से सामने आएगा। उपचुनाव है, उपचुनाव जीतना है तो निश्चित रूप से बदलाव जरूरी है। उपचुनाव से पहले एक तरफ संगठन में संदेश देना है, दूसरी तरफ सरकार में भी, अब क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं और अगर अभी भी मुख्यमंत्री की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जाएगा केंद्रीय आलाकमान के द्वारा, एक चर्चा है कि अब जो आईएएस की लिस्ट निकलेगी ट्रांसफर की, उसमें किसका सिक्का चलता है, आने वाले समय में राजस्थान में उसी की सत्ता चलेगी। अब सवाल ये है पौरुष भारद्वाज जी कि जब आप विपक्ष में बैठकर देखते हैं सत्तारूढ़ पार्टी को और सत्तारूढ़ पार्टी के तमाम उन चेहरों को जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज हैं, प्रदेश की राजनीति में जो अपनी पहचान रखते हैं, अध्यक्ष कौन बनता है जिसे पूरे प्रदेश में जिसकी पहचान हो। आप ऐसे जब बाहर से देखते हैं तो आपको कौन ऐसा शख्स नजर आता है जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए सबसे काबिल बीजेपी में नजर आता हो? मीना जी देखिए, मैं इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मुझे लगता नहीं कि मेरा टिप्पणी किसी व्यक्तिगत नाम को लेकर टिप्पणी करना उचित रहेगा। परंतु हाँ, मैं इस बात को अवश्य कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से इस सरकार में जो उथल पुथल चल रही है, देखिए मुख्यमंत्री जी को लोग मुख्यमंत्री मानने को स्वीकार नहीं है, और आप संगठन तो छोड़ दीजिए, एक आम जनता में भी आप जाएंगे, परसेप्शन की बात करेंगे तो लोग ऐसे कहते हैं कि भाई चीफ सेक्रेटरी जो है उनकी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा चलती है, और जो चीफ मिनिस्टर का जो ओरा हुआ करता था वो इस समय चीफ सेक्रेटरी जी का ओरा जो है वो आम जनता के अंदर जो जिस प्रकार की बातें होती है। और देखिए जिस प्रकार किरोड़ी लाल मीणा जी की अभी बात हुई और हम विधानसभा की कार्रवाइयों में देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो है भाजपा के विधायक जो है वो भाजपा के मंत्रियों को विधानसभा में भी घेर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए परिवार का मुखिया हो चाहे सरकार का मुखिया हो या संगठन का मुखिया हो, जब वो मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर परिवार अनुशासन में भी रहता है और है ना, परिवार हो या संगठन हो वो अपनी परफॉर्मेंस भी देता है। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि कमजोर नेतृत्व से जो है उसका जो संकट जो होता है उससे भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है। तो निश्चित तौर पे अध्यक्ष जो भी आएगा, परंतु वो ऐसा जरूर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिसका एक अपना व्यक्तिगत ओरा होगा, जिसकी एक अपनी व्यक्तिगत फॉलोइंग होगी और जिसको जो सर्वमान्य हो। मुझे जो समझ में आती है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ के अध्यक्ष बनाएगी। जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ऐसा व्यक्ति कौन आपको नजर आता है पूरी बीजेपी में जब आप देखते हैं 1, 2, 3 ऐसे व्यक्ति, ऐसे नाम जिनकी पूरे प्रदेश में लोग जिनके चेहरे से उनको जानते हो, जिनके नाम से उनको जानते हो? मैडम आपने तो क्लिप ही चला दी बोलने से पहले ही। ये क्लिप चल रही है किरोड़ी जी की, तो किरोड़ी जी में ज्यादा अच्छा आदमी समय कौन है इनके पास जो सबको बैलेंस कर सकता है। किरोड़ी जी की जो भी इस समय हालात है ना, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है पार्टी को। अगर ये फिसल गए तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी पार्टी की, क्योंकि बहुत से घाव अंदर है। किरोड़ी को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है इनके सामने भी। किरोड़ी बोल नहीं रहे मगर अंदर ही अंदर वो कुछ नई रचना के उस पर लगे हुए हैं। अब पार्टी क्या डिसीजन लेती है वो उस पर डिपेंड करता है। वसुंधरा फैक्टर अलग, पिछली बार से राकेश जी ने कहा था या श्याम जी, दोनों में से एक ने कहा था कि एक पैरेलल संगठन है वसुंधरा जी का, उसको भी कंट्रोल करना है। जैसे राकेश जी ने कहा था या हाँ, एक पैरेलल संगठन है उसको भी कंट्रोल करना है, आरएसएस को भी कंट्रोल करना है। और मीना जी एक चीज और बता दूं मैं आपको कि बीजेपी की जितनी प्रदेश जिला इकाइयां हैं उनमें भी परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है इलेक्शन के बाद से। वहां भी हालात अंदर सामंजस्य के नहीं है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष बनाना है इनको तो बहुत सोच समझ के बनाना है। हमारी सोच उस तरफ नहीं जा सकती जहां पार्टी खुद बैठ के निर्णय करती है, क्योंकि मैं गंगानगर फैक्टर को नहीं समझता, मैं भरतपुर फैक्टर को बहुत ज्यादा नहीं समझता, मैं और जैसलमेर फैक्टर को बहुत ज्यादा नहीं समझता, क्योंकि वहां जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो पार्टी को तो पता है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं वही सोच रहा हूं जो मेरे को पता है, मगर मेरा सोचना पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंपॉर्टेंट ये है कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है और पार्टी कैसे उन समस्याओं से सामना करेगी। अभी विधानसभा चुनाव, ये सर विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, ये सत्र निकालना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बीच में कोई उथल पुथल होती है तो वो एक गलत मैसेज जाएगा सरकार के खिलाफ। तो मेरा तो ये बहुत स्पष्ट मानना है कि पार्टी एक ऐसा नाम लाएगी जो आरएसएस के साथ समन्वय बैठा सके। आरएसएस कैडर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे अभी आपने एक जो आरएसएस में केंद्रीय कर्मचारियों के छूट पे बात की थी, उसमें भी ये बात निकल के आई थी कि ये पेरेंटल संगठन है और रहेगा। इसकी अपनी एक नर्वस सिस्टम है जो न चाहते हुए भी भाजपा पे कंट्रोल किए हुए है। भाजपा कितना भी कहते कि साहब हमें जरूरत नहीं है, ये हुआ है, मगर उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो आरएसएस के पास है। और उस कंट्रोल सिस्टम का असर आपके प्रदेशाध्यक्ष में भी दिखेगा, क्योंकि जब सीपी जोशी को लाया गया था तभी ये फैक्टर काम में आया था। और मैंने आपको मेवाड़ की बात कही थी मीना जी, जनजातीय क्षेत्रों को कंट्रोल करना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और किरोड़ी मीना जो इस तरह के हालात बने उसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। चाहे आपकी ऊपर की बेल्ट देख लीजिए, दौसा भरतपुर इधर वाली बेल्ट देख लीजिए, चाहे आपकी इधर की बेल्ट देखिए उदयपुर संभाग की अप टू प्रतापगढ़ दरियावत, और ये दो बेल्टें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बाकी फैक्टर्स तो कंट्रोल कर रहे हैं ये, मगर ये सवाल ये डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि क्या किरोड़ी मीना, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना अध्यक्ष बनकर सरकार को काम करने देंगे? सवाल ये है कि उनकी भी क्या सर्व समाज और पूरे प्रदेश में मान्यता है? सवाल ये कि क्या वो जिस तरह की राजनीति करते आए हैं उसमें पूरे प्रदेश के सभी लोगों को, सभी वर्गों को साधने की काबिलियत रखते हैं? मीना जी, मेरा ये मानना है, क्योंकि किरोड़ी को मैंने देखा हुआ, किरोड़ा मीना से बात भी की, राकेश जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं इस बारे में तो, मगर जो मेरा अनुभव है, एक तो वो उनके पास राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, उन्होंने पार्टी से अलग होकर भी काम किया हुआ है, और पूरे प्रदेश में उनकी अपनी अलग पहचान है, एक छवि है। सब वर्गों को साथ लेकर चलना, अगर जरूरत पड़ी तो वो कुव्वत रखते हैं कि वो जमीन पर बैठकर भी और घर में बैठकर भी चौपाल लगा सकते हैं कहीं भी। उनके लिए साधन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गमछा पहनकर कहीं भी निकल सकते हैं और कहीं भी बैठकर किसी से भी बात कर सकते हैं। अध्यक्ष पद के लिए इन सब काबिलियत से भी कहीं ज्यादा बहुत सारी काबिलियत और चाहिए होती है। मीना जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो काबिलियत सबको, आप जो कहना चाह रही है, जाट फैक्टर को साथ लेना, राजपूत फैक्टर को साथ लेना, ब्राह्मण फैक्टर को साथ लेना, जनजातियों को साथ लेना, जो जितने फैक्टर, यूथ को साथ लेना। अब मीना जी देखिए, यूथ को लेकर वो अभी कल ही जाके मिलके आया पुलिस के अंदर, कहते हैं कि 6 मंत्री नप जाएंगे अगर पिछले इलेक्शन में, पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी जांच करा ली जाए। आरपीएससी का चेयरमैन का नाम तक भी वो देके आया, तो यूथ में भी वो पॉपुलर है, यूथ की बात भी वो उठाते रहे। तो हर फैक्टर को लेकर वो बात निकाल के लाते हैं और उठाते हैं, और जमीन पर उनकी पहचान है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे किरोड़ी मीना ही बन जाएंगे या तब उनको एक्सेप्ट ही कर लेंगे। मीना जी, राजनीति में किसी को कोई तब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। सवाल ये भी है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कि किरोड़ी लाल मीना इस वक्त, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना इस वक्त जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अगर उन्हें इस वक्त अध्यक्ष बना दिया जाता है तो इसका संदेश, राकेश वशिष्ठ जी, इसका संदेश क्या जाएगा? प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी में काम कर रही है? देखिए मीना जी, किरोड़ी लाल जी को मैं काफ़ी कुछ समझता हूँ, जानता हूँ, और भरतपुर से उनका शुरुआत में जब पॉलिटिक्स में आए थे तब से काफ़ी लगाव रहा है। उनके एक घनिष्ठ मित्र हुआ करते डॉक्टर जीएस कपूर, उनके क्लासमेट्स थे, उनके पास आते तब से मुलाकात हुई। तो ये बात सही है कि उनके जो प्रशंसक हैं वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व की जहाँ तक सवाल है भाजपा का, कि उनके क्या मंथन चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में कोई कयास नहीं लगा सकता। आज हम जिन नामों की यहाँ चर्चा कर रहे हो
वो हो सकता है कि उन 99% इस बात की संभावना है उनमें से कोई नहीं आया, कोई अलग उनमें आदमी। से कोई नहीं है मुझे कि आपकी बात से एकदम सहमत, 99.9% संभावना उनमें से किसी के नहीं आने की है। हाँ, नहीं 90 मतलब ज्यादा संभावना इस बात के नहीं आने। अब हाँ। मैं अपने मनीष जी ने जो बात कही और अपनी मीणा साहब की बात कर रहे थे, मीणा साहब जी राजनीति की दृष्टि से बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो भैरव सिंह जी के समय की जो राजनीति थी और आज की राजनीति में बहुत अंतर आ गया, बहुत बहुत गंगा में पानी बह गया और सारा चेंज हो गया। भाजपा के अंदर भी चेंज हो गया, राजनीति के अंदर भी चेंज हो गया। हम भले कितना भी कहें किरोड़ी लाल मीणा सर्व समाज के नेता हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं ना तो आप भी समझती हैं और सभी लोग समझते हैं कि वो कितने सब समाज के नेता रहते हैं, क्योंकि एक जाति विशेष के लोग ही उनके साथ ज्यादा जुड़ते हैं, अन्य जाति के लोग तो कम जुड़ते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर जो आएगा, होने को तो हो सकता है किरोड़ी लाल जी मीणा कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है ही, लेकिन इस बात की संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है कि किसी मीणा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। हालांकि अभी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं मीणा जाति का, ये बात भी सही है। और लेकिन राकेश गुर्जर भी नहीं बना, वहाँ गुर्जर भी नहीं बना। किसी गुर्जर को अगर बनाते हैं तो क्या सचिन पायलट को बैलेंस कर पाएंगे? नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि रही से ये मीणा वोट है वो खिसक जाएंगे हमारे पास। वो तो पहले भी नहीं है। क्योंकि इन दोनों जातियों में इतनी वैमनस्यता है, आपने श्याम सुंदर जी खूब समझते होंगे इस बात को, हमने खूब देखा है कि गुर्जर और मीणा एक दूसरे के प्रति इतने कटु होते हैं कि जहां चुनाव के वक्त आ जाता है तो बिल्कुल लाइन खिंच जाती है दोनों के बीच में। और वो चुनाव में आपने इन इलेक्शन में देखा होगा कि पार्टी लाइन कमजोर पड़ गई थी, जहां गुर्जर और मीणा आमने सामने थे और पार्टी फैक्टर ज्यादा, जातिगत फैक्टर ज्यादा चला था। अगर क्योंकि गुर्जरों के पास पायलट बड़े नेता हैं, उनको कितना ही बैलेंस कर पाएंगे कि ये समस्या मेरी समस्या तो दूर है। और मैं समझता हूँ गुर्जर नेता अभी इनके पास ऐसा है नहीं जो पूरे राज्यव्यापी स्तर पर कोई काम कर सके, इस तरह का समाज कर सके। अब ये तो कह नहीं सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा ही कोई आदमी आ सकता है। जैसे अपने श्याम सुंदर जी ने नाम लिया मदन राठौड़ का, नाम के भली राठौड़ जाति तो खींची है उनकी, जो कि उनकी है, लेकिन मेरा तो मानना यह है कि अब की बार जाट वोट उनसे थोड़ा बिलक हुआ है और उसको साधने के लिए इनका जो है कभी भी राजपूत जो है कभी प्रेसिडेंट नहीं रहा, ठाकुर राजपूत भाजपा कभी नहीं रहा 80 से लेकर के अब तक उठा कर देखे तो। और दोनों राजपूत वोट अब इस बार थोड़ा कमजोर रहा था और जाट बिल्कुल प्रमुख हुआ था, तो इनमें से किसी को एक को करने की कोई बात हो सकती है। वैसा तो ये जाने कोई पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन तो राजपूत एक बात और कहना चाह रहा हूँ, किरोड़ी लाल जी मीणा की सबसे बड़ी जो माइनस पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है कि इस समय राजस्थान में ऐसा नेता चाहिए जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष तो सरकार से सामंजस्य बना के कर सकते। किरोड़ी लाल जी मीणा सामंजस्य नहीं कर सकते। अगर वो जो कहेंगे और चीफ मिनिस्टर जो करेगा तो ठीक है, तू अपने घर और मैं अपने घर, आजा मैदान में। ये स्थिति है ना। सामंजस्य वाली विंडो में सबसे फिट बैठते हैं राजेंद्र राठौड़, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, राजपूत भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, तुलनात्मक रूप से जितने लोग हैं उनमें उनकी चूरू जिले से बाहर वैसे वो नहीं बना पाए अपनी पहचान, अपने विधानसभा क्षेत्र से ही आगे। लेकिन क्या राजेंद्र राठौड़ या फिर अगर मीणा को नहीं बनाते हैं और गुर्जर, क्योंकि सचिन पायलट एक गुर्जर नेता के रूप में राजस्थान में अपनी जो समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुर्जर में कौन आप देखते हैं बीजेपी में? श्याम सुंदर शर्मा जी। मीणा जी गुर्जर को नहीं बनाएंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, ना एसटी को बनाएंगे ना राजपूत को बनाएंगे। अभी देखिए स्थिति ये है कि मोदी जी उन्हीं को लाएंगे जो कि कम हो और उनके दिशा निर्देश में चले। तो इससे मदन राठौड़ का नाम जो मैं ले रहा हूँ बार बार, बहुत तेजी से बनते चल रहा है। राज्यसभा के सदस्य बनाया क्यों? अब उस सवाल ये उठता है कि
उन्हें राज्यसभा का सदस्य क्यों बनाया? उसका कारण पीछे यही है कि वो मजबूत तरीके से आगे काम करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये मान के चलिएगा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर, अब देखिएगा करोड़ीलाल मीणा की तो बात कर रहे हैं, वो विवादित है, उम्र के उस पड़ाव पे आ चुके हैं। भाजपा को ऐसे युवा की जरूरत है, क्योंकि ऐसे की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिएगा कि बहुत चीजें दिख रही है, वो हो नहीं रही है, लेकिन निश्चित रूप मंथन बहुत तेजी से चल रहा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी अपनी जाति का क्यों नहीं लाना चाहेंगे, वो लाएंगे। और देखिएगा निश्चित तौर पर वो सब चीजें दिल्ली से चलेगी, यहाँ से नहीं चलेगी। पहले भी ये हो रहा था। और मुख्यमंत्री जी को भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो राजेंद्र राठौड़ को बना दो या फिर करोड़ली को बना, मुख्यमंत्री जी के लिए आफत खड़ी हो जाएगी। वो देखिए कि यदि कृषि मंत्री से इस्तीफा देने के बाद काबू में नहीं आ रहे तो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो फिर क्या होगा? निश्चित तौर पर मान के चलिएगा कमजोर व्यक्ति को बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष, जो मुख्यमंत्री अपने तरीके से सरकार भी चला सके, संगठन भी चला सके। और आने वाले समय में क्योंकि मजबूती देनी है, 5 चुनाव जीतते, 5 में 2 जीतो 1 जीतो बात अलग है, लेकिन पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए ये निर्णय बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से प्रभावशाली व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष मेरे ख्याल में नहीं बनाया जाएगा। पुराने जमाने की बातें बीत गई, जो पहले बना करते थे और जो चलाया करते थे। अब भंवरलाल शर्मा बने थे तो भैरू सिंह जी चलाते थे, कोई भैरू सिंह जी तो उनकी गाड़ी तक का उपयोग करते थे। जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो काली गाड़ी का उपयोग भैरू सिंह जी करते थे, भंवरलाल जी तो पुराने स्कूटर पे चलते थे। निश्चित तौर पर मैं मान के चलता हूँ, ललित किशोर चतुर्वेदी की बात कर लें, हरिशंकर बावड़ा की बात कर लें, रामदास अग्रवाल की बात कर रहे हैं, वो जमाना नहीं है अब तो, क्योंकि केंद्र के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार बात आ रही है, अगर राष्ट्रपति चुनाव भी बना है अभी कुछ दिन बाद और बीजेपी का ही बनेगा। अब हो सकता हो जिसको प्रदेश और नए को बनाना हो तो किसी को फिर राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ेगा वापस से, क्योंकि मजबूती देने की जरूरत है। श्याम जी भाई साहब एक बात बताए, श्याम जी भाई साहब, आज जो हालात है ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। भजनलाल जी नए मुख्यमंत्री हैं, उनको अभी राजनीति में उतनी पकड़ नहीं है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, तो क्यों नहीं एक ऐसा आदमी आए जो ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करे। आज ब्यूरोक्रेसी की हालत श्याम जी भाई साहब आपसे ज्यादा कौन जानता है, राकेश जी से ज्यादा कौन जानता है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। आप चाहे किसी जगह में किसी भी फील्ड की बात करिए, चाहे पुलिस प्रशासन देख लो, चाहे कोई भी, आप मैं कितने नाम लूंगा आपको। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि क्यों नहीं ऐसा भारतीय जनता पार्टी में आदमी आए, भारतीय प्रदेशाध्यक्ष, जो कि ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करे और सीएम साहब को भी रास्ता दिखाए कि ऐसे सरकार चलाइए जिससे हम नगर परिषदों में और पंचायत में बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए मुख्यमंत्री को कमजोर करने की स्थिति नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी को हम जान मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी निर्णय कर रहे हैं, वो लागू हो रहे हैं, क्योंकि देखिए परिस्थिति के चुनाव आ गए, बदल नहीं सके अधिकारियों को, बदलाव भी होगा। बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री के पास बहुत ताकत होती है। पहली बार दूसरी बार का मुख्यमंत्री पद करवाता है काम। मुख्यमंत्री पहली बार दूसरी बार का क्या होता है, निर्णय अगर करता है। आप देखिए करोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार करके और नए तरीके से काम शुरू करते, सब काबू में आ जाएंगे। 2-4 अधिकारियों के खिलाफ इधर उधर करते, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये सब हालात क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र शुरू खत्म होने के बाद बहुत सारे बदलाव आएंगे, सत्ता में भी आएंगे, संगठन में भी आएंगे, तो फिर कुछ दिखेगा आपको। प्रदेश अध्यक्ष अगर अधिकारियों के तबादले करने की शो करेगा और फिर मुख्यमंत्री को कमजोर करने की कोशिश करोगे तो सत्ता नहीं चल पाएगी और फिर संगठन भी कमजोर रहेगा और मुख्यमंत्री भी कमजोर रहेगा। इसलिए निर्णय तो निश्चित रूप से ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री के इच्छा के अनुरूप होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे भले मैं कुछ भी कह सकता हूँ, इच्छा के अनुरूप होगा, क्योंकि संगठन भी चलाना है, सत्ता भी चलानी है। जी, तो ऐसा नाम कौन होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिर बता रहा हूँ कि आप मान के चलना, आप यकीन करोगे मुझे तो, क्योंकि कुछ सूत्रों से मालूम पड़ा है कि मदन राठौड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है। राठौड़ का नाम खबरों में सबसे ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब जगह चल रहा है। मदन राठौड़ का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन जब तक नाम सामने नहीं आए तब तक मुश्किल है कहना। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर अब बहुत जल्द ही पर्दा उठने वाला है और सीपी जोशी की जगह कौन लेगा प्रदेश में। प्रदेश बीजेपी संगठन को मजबूत करने और सरकार के साथ सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने के लिए प्रदेश में ऐसा काबिल शख्स या शख्सियत, पुरुष या महिलाएं बनी हुई है। वसुंधरा राजे के अलावा कोई बीजेपी की अध्यक्ष यहाँ पर, तो ऐसे में
सवाल ये है कि बीजेपी अध्यक्ष की कमान किसको मिलती है। बहुत जल्द इसका ऐलान होने वाला है। नामों की चर्चा बहुत है, लेकिन बीजेपी अप्रत्याशित नाम सामने रखती है। सबसे ऊपर मदन राठौड़ का नाम चल रहा है। क्या मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं या किसी और नाम पर मोहर लगेगी? आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।